क्या था वहाँ पे, मतलब कि धर्मेंद्र सिंह के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि आजमगढ़ जैसा किला भी आपने फतह कर लिया। तो पीछे से हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे व्हाट्सअप किया, कह रहे हैं कि सवाल जवाब तो होता रहेगा, पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी, धीरे से बीच में यह भी पूछ लीजिएगा कि चाय कैसी बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो काफ़ी सख्त मानी जाती है और आपको उनका काफ़ी करीबी भी माना जाता है कई सारी वजहों की वजह से। तो जो उनकी दुनिया के सामने जो छवि है, क्या वाकई में वही छवि है या फिर अलग से, मतलब कि आप लोगों से कभी हंस के मुस्कुरा के भी मिलते हैं? मतलब पहली बार मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई, यदि आपको याद हो? और उसी में एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे, एज ए सांसद योगी आदित्यनाथ जी को आप कितना जानते हैं? और जब वो मुख्यमंत्री बने, जब हम लोग सवाल तैयार कर रहे थे कि आपसे क्या क्या पूछना है, अभी रात की बात है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी मुद्दे पे हो रही थी। हालांकि उसका आपने जिक्र भी किया कि एक वक्त था और मेरे पिताजी ये बात बताया करते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, कि कभी पिताजी से डांट नहीं पड़ी कि यार पढ़ाई वढ़ाई कर लो, IAS वाईएस बन जाओ, क्या राजनीति के चक्कर में पड़े हो? ऐसा कुछ कभी वाकया हुआ हो? एक घटना है विश्वविद्यालय की, 6 दिसंबर 1993 की। पुतला फूका गया था उस समय के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का, और वो पुतला आप लोगों के द्वारा फूका गया था कि जब दूरियां बढ़ी थीं। और ये मेरा सिर्फ सवाल नहीं है, जो मेरे साथ जो अन्य मेरे 2 साथी बैठे थे वो लोग कहते हैं कि ये सवाल आपको मुख्य रूप से इसलिए पूछना है ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें कि जब दूरियां बढ़े तो उसको मिटाई कैसे जाए। कोई फार्मूला था क्या, मतलब कि कुछ तो कहे होंगे ऐसा है जो उनको दिल पे लगा होगा और वो मान गए होंगे। एक और किस्सा सुनने में आता है कि आप दोनों लोग कहीं जा रहे थे किसी मतलब कि हिंदू युवा वाहिनी के किसी कार्यकर्ता के वहाँ, और वहाँ पे चूँकि हिंदू युवा वाहिनी का झंडा लगा हुआ था, लेकिन बीजेपी का वो मतलब कि लगाना, मतलब वो मानते थे, उस विचारधारा से थे, लेकिन बीजेपी का झंडा नहीं लगाए थे। तो आप जब लगवा लिए झंडा, उसके बाद चाय पीने उनके वहाँ गए, ऐसा कुछ सुनने में आता है, कितना सत्य है ये? लगभग 1 दशक तक आप विद्यार्थी परिषद से राजनीति की हैं, चुनाव कई सारे लड़वाए, खुद नहीं लड़े, संगठन मौका नहीं दे रही थी, या फिर धर्मेंद्र सिंह खुद चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे? देखिए, शुरू से मैं देश में कई जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुआ, या फिर गुजरात के चुनाव को ले लीजिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव को ले लीजिए, सबकी निगाहें 2024 पे टिकी हुई हैं। और विपक्ष इस समय बार बार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अटैक कर रहा है। तो 5 अगस्त का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि 370 भी उसी दिन, राम मंदिर का शिलान्यास कुछ है क्या? मतलब कि कुछ ये डिजिट, जैसे कि कई बार लोग सोशल मीडिया पे पिछले दिनों ट्रेंड हो रहा था, लोग जोड़ जाड़ के उसको 56 इंच कर देते थे। मतलब कि कोई भी डेट ऐसा आता था जिस पे कोई ऐतिहासिक काम हो रहा हो, तो वो जोड़ जाड़ के किसी तरह से डिजिट को ऐसे मैनेज किया जाता था कि वो लास्ट में वो =56 आता था। तो क्या कोई है क्या इसके पीछे रीज़न? ये इवेंट हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि बोल गया हूँ, कितना सही है। भाषण देने के जस्ट बाद लोगों को लगा कि वो बैठने जा रहे हैं, लेकिन वो भाषण देने के बाद आपसे मिले, कुछ कह रहे थे आपसे, और वो वीडियो वायरल हुआ था। और मुझसे भी कई सारे लोगों ने मतलब कहा कि बात पूछिएगा कि मतलब क्या मोदी जी ने बोला। नमस्कार, मैं हूँ विकास गोस्वामी और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी का खास शो पत्रकार चाय वाला। पत्रकार चाय वाला बीते कुछ दिनों में जब से यह बोर्ड लगा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको लेके काफ़ी चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रहा है। उसके पीछे की वजह यह थी कि कई तरह के स्लोगन सोशल मीडिया पे तैर रहे थे। उसमें से कुछ स्लोगन ये भी थे कि पत्रकार चाय वाला, क्या पत्रकारों को ये दिन देखना पड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, जो लोग ये बात बोल रहे थे उनको ये नहीं पता था कि इस पत्रकार चाय वाले का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज पहली बार 15 नवंबर को उस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने, आप सभी के सामने रिवील कर रहा हूं। पत्रकार चाय वाला वो जगह है जहां पे चाहे वो बड़ा नेता हो या फिर छोटा नेता हो, आम जनमानस हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, सबको एक समान मौका दिया जाएगा, सबका साक्षात्कार होगा, सबसे सवाल जवाब किया जाएगा। और कई लोगों का सवाल था कि चाय वाला ही क्यों? मुझे लगता है कि चाय वो वजह है जो हर आम जनमानस के लिए प्रिय है और लोगों को जोड़ती है। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं गोरखपुर से क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जब इनसाइड भारत टीवी अपने पहले गेस्ट के लिए तलाश कर रही थी,
तो हमने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का नाम का चयन किया। उसके पीछे की वजह यह थी, या भाजपा से है या फिर किसी पार्टी से है, वो वजह नहीं थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें उस व्यक्ति की तलाश थी जो संघर्ष के दम पर और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अपने आप को स्थापित किया हो। और सही मायने में आज गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है। पार्टी के रूप में आपका मतभेद हो सकता है या फिर आपका लगाव हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संघर्ष के दम पे सफ़र तय करने के लिए हमने आपको चुना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सवाल पे आ जाते हैं सीधे। और जो पहला सवाल है मेरा, वो तो आपके व्यक्तिगत जीवन से होने वाला था, लेकिन हाल फिलहाल में आजमगढ़ का चुनाव हुआ और पूरे देश में चर्चा थी। चर्चा इसलिए थी क्योंकि वो जो गढ़ था, ये माना जाता था कि वो सपा का गढ़ है और उसको फतह कर पाना नामुमकिन था। 12 दिन थे और प्रत्याशी भी मजबूत, मतलब कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके उनके भाई थे। क्या था वहाँ पे, मतलब कि धर्मेंद्र सिंह के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि आजमगढ़ जैसा किला भी आपने फतह कर लिया? मैं सबसे पहले इनसाइड भारत टीवी के इस पहले शो के लिए एडिटर इन चीफ विकास गोस्वामी जी को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, कि पहले शो के लिए आपने गोरखपुर की ये जूहू चौपाटी रामगढ़ ताल बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि को चुना है। और दुनिया में अध्यात्म का संदेश देने वाली गीता प्रेस, जहाँ दुनिया को ऐसे गीता को आपने प्रस्तुत करके और भगवान गणेश की पूजा करके ये शो आपने प्रारंभ किया है। मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि दुनिया में भारत सिरमौर बनेगा, ये पत्रकार चाय वाला हर व्यक्ति आकर के यहाँ अपनी बात रख सकता हो, चाहे सेलिब्रिटी हो या कोई, और हर समस्याओं को उठा सकता हो। मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था, जो बाद में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब हर क्षेत्र में भारत आगे होगा और भारत माँ दुनिया का सिरमौर बनेगी। मैं आपको इस शो के प्रथम शो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आता हूँ आपके सवाल पर। आजमगढ़ का चुनाव सच में हमारे लिए एक बहुत कठिन था। कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें हम लोगों ने हारी थी। और जब आजमगढ़ के उपचुनाव घोषित हुए तो उस चुनाव में जब हम लोग गए थे वहाँ 5 की 5 आजमगढ़ लोकसभा की 5 सीटें हम लोग 1,07,000 मतों से हारे थे, 5 जीत कर, 5 को जोड़ करके। तो हम लोगों ने आजमगढ़ में बहुत बड़ी शक्ति है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संच है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में समन्वय के रूप में काम नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और विचार विमर्श किया और आजमगढ़ के 311 ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने चयन किया और 311 हमारे शक्ति केंद्र हैं। एक शक्ति केंद्र में 5 से 7 बूथ थे, सबको एक एक शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी दी और मैंने कहा कि पूरे चुनाव भर आपकी लोकसभा यही शक्ति केंद्र है, इसी शक्ति केंद्र को जिता कराना है। और 5 विधानसभा में 22 मंडल हमारे थे। हमारे मंडलों में पहले से हमारे संगठन की संरचना थी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी थे, लेकिन 22 और आजमगढ़ के सीनियर लोगों को वहाँ रखा और गोरखपुर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन की जिनकी अच्छी समझ है, ऐसे 22 विधायकों का चयन करके हमने 22 मंडलों में लगाया और पूरे 4 सदस्यीय टीम उस मंडल में पूरे चुनाव भर काम करती रही। और जो हमारे गोरखपुर क्षेत्र या बाहर के जो हमारे बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता जाते थे, उनको भी 4-5 गांव केवल देते थे, इन लोगों से मिलकर आना है। और बेहतर रणनीति का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं भी हम लोगों ने की, बड़े नेताओं की सभाएं भी की। कार्यकर्ताओं का सामंजस्य ऐसा रहा कि हमको 1,07,000 मतों को उसको भरना था और उसको भर करके फिर आगे बढ़ना था। एक बेहतर सामंजस्य के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम किया और जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ। और इस बाई इलेक्शन में होने के नाते कहीं पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव रहा और हम उस लक्ष्य को भेज सके जो आजमगढ़ में अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। अब चूँकि बहुत चर्चा थी और शाबाशी भी मिली होगी, जाहिर सी बात है, आला कमान का आदेश था और आपको उस आदेश का अनुपालन करना था।
जीत के बाद कोई स्पेशल शाबाशी मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ ऐसा वाकया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम लोगों की कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी तो लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने आजमगढ़ और रामपुर, चूँकि 2 ऐसे किले थे, दोनों को भेद करके भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया था। तो स्वाभाविक रूप से पूरी टीम को उसमें बधाई दी गई थी और मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सबको जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ था। अभी जब मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं तो पीछे से हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे व्हाट्सअप किया, कह रहे हैं कि सवाल जवाब तो होता रहेगा, पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी, धीरे से बीच में यह भी पूछ लीजिएगा कि चाय कैसी बनी हुई है। चाय बहुत अच्छी है और बहुत ही स्पेशल चाय है। मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग जो है इस प्रकार की चाय ज़रूर पिए। अगले सवाल पे आते हैं। पूरे प्रदेश में अभी जो माहौल चल रहा है और जितनी शक्ति, चूँकि 2017 में जो आप लोगों का मेन एजेंडा था वो ये था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, ये मतलब कि आप इसी एजेंडे पे आप लोगों ने पूरा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो काफ़ी सख्त मानी जाती है और आपको उनका काफ़ी करीबी भी माना जाता है कई सारी वजहों की वजह से। तो जो उनकी दुनिया के सामने जो छवि है, क्या वाकई में वही छवि है या फिर अलग से, मतलब कि आप लोगों से कभी हंस के मुस्कुरा के भी मिलते हैं? और मतलब उनका, मतलब ये सवाल पूछने का मेन उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं बहुत पहले से जानता हूं और उनके लगभग हर चुनाव में मैं संचालन भी किया हूं। गोरखपुर में चाहे प्रमोद महाजन जी की सभा रही हो या आडवाणी जी की सभा रही, सभी सभाओं का संचालन भी मैं किया हूं। मैंने बहुत नज़दीक से देखा एक सांसद के रूप में किस प्रकार से एक संवेदनशील व्यक्तित्व का होना। और जब कई बार कुशीनगर की घटनाओं में कई बार भूख से मौतें होती थी मुसहर जात में और वो वहाँ से वापस लौट कर आते थे, तो जैसे एक व्यक्ति की तड़पन होती है वो उनके आंखों में सीधे दिखाई देती थी। बनटांगिया क्षेत्र में जब जाते थे तो जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को छप्पर में रहते हैं उनको उजाड़ दिया जाता था, उनके बच्चों को स्कूल में भेजने की कोई स्थान नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं, सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। इस बात की परवाह किए बिना उनके संघर्ष की उन्होंने किया, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ। और मैंने बहुत बार देखा कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ उनके हृदय में वेदना किस प्रकार की है। गोरक्षपीठ में एक लंबे समय से अनादिकाल से परंपरा है कि जब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं तो गोरक्षपीठाधीश्वर जो भी होते हैं वो 9 दिन माँ दुर्गा के ऊपर पूजा करते हैं और फिर 9वें दिन नीचे उतरते हैं, भगवान गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं। उनकी रथ यात्रा निकलती है और वो मानसरोवर होकर के जा कर के रामलीला मैदान में भगवान राम को राज तिलक करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सांसद रहते हुए कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी गोरखपुर में और उनका इस दुर्घटना के बाद उनका कलेजा दहल गया था और उन्होंने आकर के नीचे बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना की और उस परंपरा को तोड़ करके वहाँ मानवता के नाते वहाँ जाकर के उन्होंने काम किया था। इस प्रकार के बहुत सारे सांसद रहते हुए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के इशू पर लेकर के, कई बार गोरखपुर की जनता को लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर के मंडलायुक्त कार्यालय तक 10 किलोमीटर तक या हज़ारों लोगों को लेकर के पदयात्रा उन्होंने की। या कहीं पर अगर उनके खड़ी दोपहरी में उनको लग गया कहीं के किसान के खेत में फसल में आग लग गई, सब कुछ काम छोड़ करके सीधे मौके पर पहुंचते हैं। कई बार तो बाल्टी से पानी लेकर के डालने लगते हैं, लोग उनको बचाते हैं। तो एक संवेदनशीलता, ऊपर से एक सख्त जरूर दिखते हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है। अगले सवाल पे आते हैं। मुख्यमंत्री जी से, चूँकि जो गोरखपुर की राजनीति है और मैं मतलब कि मेरा तो जन्म भी नहीं रहा होगा जब मंदिर और भाजपा को लेकर कई सारी कवायद और कई सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, हम लोग छोटे छोटे किस्सा सुना करते थे। अगला सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये है कि पहली बार मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई, यदि आपको याद हो? और उसी में एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे, एज ए सांसद योगी आदित्यनाथ जी को आप कितना जानते हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने, दोनों में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, मैं छात्र जीवन से मैं गोरखपुर में यहाँ पढ़ने आया, BSc करने के बाद MSc करने के बाद मैं मैथमेटिक्स से मैंने यही PhD की
और 1998 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री हो गया था। मेरा शुरू से रुझान देश के प्रति रहा है, इसलिए मैं 15 अगस्त, 26 जनवरी या ऐसे स्वामी विवेकानंद या सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कार्यक्रमों में पहले से मैं भागीदार बना करता था। तो उस समय भी 98-99 के चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस इशू के साथ, कि राष्ट्रवाद के इशू के साथ कई बार हम लोगों को मिलना होता था और योगी जी से मेरी उसी समय मुलाकात हुई थी। लेकिन मुख्य रूप से 2004 के चुनाव के बाद जब मैं प्रत्यक्ष रूप से 2001 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो 2004 के चुनाव के से 2002 से ही मिलना हुआ। लेकिन 2002 में गोरखपुर में एक घटना घट गई थी। गोरखपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप जी शुक्ल थे और योगी जी ने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को चुनाव लड़ाया था। तो उस चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। मैं गोरखपुर का महामंत्री था। बाद में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और मंदिर की कुछ दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन उस दूरियों को कम करने का काम कैसे एक राष्ट्रवाद के इशू पर लेकर के और विकास के इशू पर लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ किया जाए, मेरे मन में पहले से एजेंडा था। और मैं महामंत्री के रूप में उसमें महामंत्री एक हुआ करते थे, मैं काम कर रहा था। 2004 आते आते लोकसभा के चुनाव घोषित होते होते मैंने मंडलों के सम्मेलन में योगी जी को आमंत्रित करना शुरू किया और वो धीरे धीरे कार्यक्रमों में आना उनका हुआ। और पहली बार 6 अप्रैल 2004 को उनको मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया। पार्टी कार्यालय पर वो नहीं जाते थे, लेकिन 6 अप्रैल 2004 को जब वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए तो हर अखबारों की बड़ी बड़ी स्टोरी बनी। योगी आदित्यनाथ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, पार्टी के स्थापना दिवस के होंगे मुख्य अतिथि। और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर इशू पर 2004 का चुनाव रहा हो या 2007 के विधानसभा के चुनाव रहे हों या 2009 के लोकसभा के चुनाव रहे, हर चुनाव में प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन की। चूँकि मैं 2010 तक महामंत्री के रूप में और 2010 से 2016 तक मैं महानगर अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, तो लगभग हर मोमेंट में, हर कार्यक्रम में सांसद के रूप में योगी जी के हर संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी हर दूसरे तीसरे दिन पब्लिक इशू को लेकर के आंदोलन करती थी। हम लोग हमेशा साथ साथ रह कर के काम किए। और आज मुख्यमंत्री के रूप में भी योगी जी जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडे तय किए थे, उन एजेंडों को लेकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर के विकास का मामला हो, 1989 से लेकर के 2017 तक, चाहे गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज सांसद थे 98 तक, और योगी जी 98 से लेकर के 2017 तक सांसद के रूप में रहे। तो बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को छोड़ दिया जाए तो सपा बसपा की सरकारों ने गोरखपुर के विकास के साथ लगातार उपेक्षा की। और ये गोरखपुर वासियों के लिए गौरव की बात है कि 70 वर्षों की उपेक्षा का काम 5.5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में एक विकास को नए मॉडल के रूप में विकसित करने का काम, जैसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, वैसे नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी योगी जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ है। जब हम लोग सवाल तैयार कर रहे थे कि आपसे क्या क्या पूछना है, अभी रात की बात है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी मुद्दे पे हो रही थी। हालांकि उसका आपने जिक्र भी किया कि एक वक्त था और मेरे पिताजी ये बात बताया करते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, कि मंदिर और भारतीय जनता पार्टी की बीच दूरियां जो बढ़ी उसको कम कैसे किया गया। इस पर ये मतलब कि एक तरह से जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं समय समय पर इस बात की चर्चा भी करते रहते हैं। अगले सवाल पर बढ़ेंगे डॉक्टर साहब। चूँकि पिताजी शिक्षक रहे हैं आपके और आप भी एक शिक्षक के रूप में हैं, कभी डांट नहीं पड़ी पिताजी से कि यार ये सब, मतलब अभी तो आप एमएलसी हैं, जनप्रतिनिधि भी हो गए हैं, लेकिन एक वक्त रहा होगा जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, उसमें जो गार्जियन है उनको थोड़ी चिंता होती है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और पता नहीं क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे। कभी पिताजी से डांट नहीं पड़ी कि यार पढ़ाई वढ़ाई कर लो, IAS बन जाओ, क्या राजनीति के चक्कर में पड़े हो? ऐसा कुछ कभी वाकया हुआ हो? देखिए, मैं देवरिया जनपद के राप्ती और गोर्रा के बीच एक बहुत पिछड़े इलाके से आता हूँ। कछार का क्षेत्र है, हमेशा 2-4 साल में बाढ़ आया करती थी, लेकिन मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में पढ़ाई मैंने की है। हमारे पिताजी जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे
और कभी भी मैं पढ़ने में शुरू में कभी ऑल राउंड हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान मेरा आता था। तो कक्षा 8 में पढ़ने के बाद मैं घर से बाहर आ गया देवरिया मुख्यालय पर। मैंने 4 वर्ष तक हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट किया। फिर मैं गोरखपुर में 1987-88 में आ गया और यहीं से मैंने बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से और यहीं से पीएचडी भी की। तो कभी भी मैं क्लास में प्रथम रहा, कभी भी ऐसा नहीं रहा। एक बार ज़रूर 1998 में जब कल्याण सिंह जी ने बीएड के लोगों को प्राथमिक में नियुक्ति दी तो मेरी भी नियुक्ति हो गई थी और रामपुर कारखाना मुझे ज्वाइन करना था। तो मैंने पिताजी से पूछा था, तो पिताजी ने अनमने मन से कहा कि ये प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन करना अभी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैं एक परीक्षा दिया था LIC के डेवलपमेंट अफसर की और उसमें भी मेरा चयन हो गया था, लेकिन थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में रहने के नाते मैंने उसे भी छोड़ दिया था। बाद में केवल एक ही परीक्षा दिया आयोग की और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वही काम कर रहा हूँ। पिताजी और माताजी का मुझे हमेशा से कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं आई कि डांट, लेकिन उनके सुझाव को ज़रूर मैंने सिरोधार किया और आज भी मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने माता पिता की खुशी के से बढ़कर के कुछ भी नहीं मानता हूँ। एक घटना है विश्वविद्यालय की 6 दिसंबर 1993 की। पुतला फूका गया था उस समय के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का, और वो पुतला आप लोगों के द्वारा फूका गया था। कई सारी मतलब कि कंट्रोवर्सी मौजूदा उस समय में हुई थी। और सच में विकास जी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के अंदर ढांचा गिरा था और 4 सरकारें शहीद हुई थी। 6 दिसंबर 1993 को एक वर्ष बाद कुछ राष्ट्रवादी संगठनों ने घोषणा की थी उसकी बरसी मनाने के लिए, और उसी में मैं MSc प्रीवियस का छात्र था। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्लास चल रहा था और मैंने अपने 113 छात्रों से अपील की थी कि इस क्लास के बाहर जाकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे, और उसको हम लोगों ने जाकर के साइंस विभाग में उसको पूरा किया था। और बाद में हमारे प्रदेश संगठन मंत्री उस समय विद्यार्थी परिषद के नागेंद्र जी के साथ हम लोगों ने पंत पार्क में एक बैठक भी की थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले के सवाल में आपने जिक्र किया कि मंदिर और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियां बढ़ गई थी, जिसको आप लोगों ने मैनेज किया। और आज हमारे गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और गोरखपुर का, और साथ ही साथ गोरखपुर का जो मैं देखता हूँ एक जो अलग एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप भी हो रहा है और उसके लिए अप्रिसिएशन होना भी चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है कि जब दूरियां बढ़ी थीं, और ये मेरा सिर्फ सवाल नहीं है, जो मेरे साथ जो अन्य मेरे 2 साथी बैठे थे वो लोग कहते हैं कि ये सवाल आपको मुख्य रूप से इसलिए पूछना है ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें कि जब दूरियां बढ़े तो उसको मिटाई कैसे जाए। कोई फार्मूला था क्या? मतलब कि कुछ तो कहे होंगे ऐसा जो उनको दिल पे लगा होगा और वो मान गए होंगे। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए कुछ मुद्दों पर मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन योगी जी का एक मत स्पष्ट था शुरू से कि वो हिंदुत्व और विकास उनका एजेंडा था, और जिस एजेंडे को राष्ट्रवाद से वो पीछे नहीं हुए। उनके लिए सिंहासन कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये बात तो उनके मुख से हमेशा निकलती थी और अंदर भी रहती थी। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, मैं बताऊं कि 2003-04 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो मंडलों में वो हिंदू वाहिनी के सम्मेलन में जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हम सब बुलाते थे तो थोड़ा उनको लगता था, लेकिन मैंने जब मंडलों के सम्मेलन किए तो उनकी 4 गुना संख्या भारतीय जनता पार्टी की जब होती गई तो उनको भी इंटरेस्ट हुआ कि बीजेपी के लोग भी ठीक से काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव बढ़ता गया। और हमने कभी भी पार्टी और मंदिर के बीच में कोई जो मतभेद होते थे उसको हमने हमेशा समाप्त किया, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास का था, और इसलिए ये हमारा भी मुद्दा था, पार्टी का भी मुद्दा था और उनका भी मुद्दा था, और इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। कहीं भी मतभेद नहीं हुए, क्योंकि जो कभी कभी होता था कि भारतीय जनता पार्टी कोई उन्होंने आंदोलन घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो हमने जब से कमान संभाली 2001 में महामंत्री के रूप में, तब से कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया कि हम सब मिल करके, मैं योगी जी ने सांसद के रूप में कोई घोषणा की हो
किसी आंदोलन धरना प्रदर्शन की, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी मतभेद नहीं रहे किसी भी मुद्दे पर। और धीरे धीरे हर कार्यक्रमों, हर छोटे से छोटे कार्यक्रमों में भी भारतीय जनता पार्टी ने इनवाइट किया और योगी जी का आना ज़रूर हुआ। कई बार ऐसे भी मौके आए हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग चरगावा की तरफ से आ रहे थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठा था। बरगदवा आते आते वो थोड़ा आगे बढ़े और गाड़ी पेट्रोल पंप के आगे रोक करके उन्होंने कहा, धर्मेंद्र जी आप पीछे गजेंद्र सिंह एक ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी गाड़ी में आप मंदिर पहुंचिए, मैं अभी आधे घंटे में आता हूं। मैंने पूछा नहीं क्या है, मुझे भी लगा कि बीच में रास्ते में उतर करके जा रहा हूं। मैं मंदिर पहुंचा, आधे घंटे बाद योगी जी वापस आए, तो मैंने पूछा कि कहाँ आप बीच में चले गए, तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं बीच में 2003 की बात है, मैं बीच में एक सूरज कुंड में हिंदू वाहिनी का सम्मेलन था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको भी उसमें ले जाऊं। बहुत सारे ऐसे मौके, लेकिन हम लोगों ने कभी भी पार्टी की लाइन और संगठन की लाइन दोनों मिल करके कभी भी जो मतभेद नहीं रहा और लगातार एक साथ काम करते हुए आगे बढ़े। एक और किस्सा सुनने में आता है कि आप दोनों लोग कहीं जा रहे थे किसी मतलब कि हिंदू युवा वाहिनी के किसी कार्यकर्ता के वहाँ, और वहाँ पे चूँकि हिंदू युवा वाहिनी का झंडा लगा हुआ था, लेकिन बीजेपी का वो मतलब कि लगाना, मतलब वो मानते थे, उस विचारधारा से थे, लेकिन बीजेपी का झंडा नहीं लगाए थे। तो आप जब लगवा लिए झंडा, उसके बाद चाय पीने उनके वहाँ गए, ऐसा कुछ सुनने में आता है, कितना सत्य है ये? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। रामशंकर कठेरिया जी उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। रामशंकर कठेरिया जी और माननीय उस समय के तत्कालीन सांसद योगी जी को, दोनों लोगों को उस कार्यक्रम में रहना था, और वो कार्यक्रम रेलवे स्टेशन के सामने सुदामा सिंह के वहाँ आयोजित था। उस कार्यक्रम में उन्होंने केवल केसरिया झंडे लगाए थे, तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे पार्टी स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, और बाद में स्वयं योगी जी ने उनको फ़ोन करके कहा कि भाजपा के झंडे लगवाइए। बाद में मैंने अपने कार्यकर्ताओं को 100 बड़े झंडे हाथ में लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के और स्वागत करने से लेकर पूरे कार्यक्रम में लगवाया, और वो कार्यक्रम स्वयं योगी जी ने आगे बढ़ करके उनको कहा था कि पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम है और भाजपा के झंडे लगने चाहिए, और वो कार्यक्रम लगे थे और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। लगभग 1 दशक तक आप विद्यार्थी परिषद से राजनीति की हैं, चुनाव कई सारे लड़वाए, खुद नहीं लड़े, संगठन मौका नहीं दे रही थी, या फिर धर्मेंद्र सिंह खुद चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे? देखिए, शुरू से मैं एक संगठक के रूप में काम किया। 1991 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विश्वविद्यालय इकाई का मंत्री बना, और तब से लेकर के महानगर मंत्री, महानगर सहमंत्री, विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय क्षेत्र प्रमुख, और 98 आते आते प्रदेश मंत्री बन गया। विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, विद्यार्थी परिषद में पूरे क्षेत्र में। मैं जब प्रदेश मंत्री था तो प्रयागराज से लेकर के और यहाँ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारे क्षेत्र में था, तो लगभग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के प्रयाग विश्वविद्यालय से लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय और बीच में महाविद्यालयों में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी में भी जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो एक संगठन के नाते पार्टी ने जहाँ दायित्व दिया, उस दायित्व के नाते हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है, चुनाव लड़ाना अच्छा लगता है। देश में कई जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुआ, या फिर गुजरात के चुनाव को ले लीजिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव को ले लीजिए, सबकी निगाहें 2024 पे टिकी हुई हैं, और विपक्ष इस समय बार बार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अटैक कर रहा है। तो आपके पास का मतलब कि आपके संगठन के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 में इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी 2014 से हम विजय अभियान की तरफ बढ़े हैं, एक सेकंड भी अपने को जो है अलग नहीं रखता है, लगातार क्षेत्र में बने रह कर काम करता है। और हमारे पास चाहे हमारे प्रदेशों की सरकार है या हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जिस एजेंडे को लेकर काम कर रही है, मैं मोदी 20 एक पुस्तक आई है जिसमें 21 लेखकों ने लिखा है, उसमें अमित शाह जी ने एक चैप्टर लिखा है, और उस चैप्टर में केवल एक वाक्य लिखा है कि मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है, वो मोदी जी के लिए उनकी माँ का वचन है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 1953 से लेकर आज तक जितने भी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में वायदे किए हैं, सबको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। और इसलिए पहले कार्यकाल में अगर मैं जिक्र करूं 2014 से 2019 के, तो जितने भी अंत्योदय की योजनाएं हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी, तो जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं उन योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो योजनाएं 150-200 योजनाएं हैं, इतने शॉर्ट टाइम में नहीं गिना सकता, लेकिन सब गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने का काम उन्होंने किया। और 2019 में जब दोबारा वो आए, तो जो जन अपेक्षाएँ थी, जो जन आकांक्षाएँ थी, चाहे 1953 से लेकर के जब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ था, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की 4-4 पीढ़ियाँ नारा लगाती थी कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हर संकल्प पत्र में उसको लाते थे। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चैलेंज देकर कहा था कि अगर कोई धारा 370 के साथ छेड़छाड़ किया तो पूरा देश जल उठेगा। और किस प्रकार से मोदी जी के आशीर्वाद से संसद के अंदर 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने एक झटके में कहा आज से धारा 370 समाप्त, और पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। मैं एक केवल उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संकल्प पत्रों को, चाहे वो ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहनों को उनके सम्मान दिलाने का मामला हो, या 77 बार लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का मामला हो, बहुत सारे ऐसे। इन सब में एक 5 अगस्त का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि 370 भी उसी दिन, राम मंदिर का शिलान्यास कुछ है क्या? मतलब कि कुछ ये डिजिट, जैसे कि कई बार लोग सोशल मीडिया पे पिछले दिनों ट्रेंड हो रहा था, लोग जोड़ जाड़ के उसको 56 इंच कर देते थे। मतलब कि कोई भी डेट ऐसा आता था जिस पे कोई ऐतिहासिक काम हो रहा हो, तो वो जोड़ जाड़ के किसी तरह से डिजिट को ऐसे मैनेज किया जाता था कि वो लास्ट में वो इज इक्वल टू 56 आता था। तो क्या कोई है क्या इसके पीछे रीज़न है क्या कि जब कोई चैलेंज मिलता है, जब कोई चुनौती मिलती है, उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर के महबूबा मुफ्ती ने जब लगातार चुनौती देना शुरू किया, तो वो काम 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ था। इसलिए अयोध्या में भी बहुत दिनों से चुनौती दी जा रही थी और 77 बार लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 3.5 लाख लोगों ने रामलला के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो वो दिन भी इसीलिए 5 अगस्त 2020 चुना गया, ताकि वो ऐतिहासिक दिन कायम रहे, आगे बढ़ता रहे। रुद्रपुर की चुनावी जनसभा थी, 2019 का चुनाव था लोकसभा का। मोदी जी भाषण दे रहे थे और आपको काफ़ी शाबाशी भी उस भाषण में मिली थी। ये इवेंट हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि बोल गया हूँ, कितना सही है। भाषण देने के जस्ट बाद लोगों को लगा कि वो बैठने जा रहे हैं, लेकिन वो भाषण देने के बाद आपसे मिले, कुछ कह रहे थे आपसे, और वो वीडियो वायरल हुआ था। और मुझसे भी कई सारे लोगों ने मतलब कहा कि बात पूछिएगा कि मतलब क्या मोदी जी ने बोला था, कोई स्पेशल बात थी या फिर किस सवाल थी? देखिए, मोदी जी सबको इस बात का गौरव और गर्व, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज के मैदान में कमलेश पासवान जी की सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा का संचालन मैं स्वयं कर रहा था। उस सभा में हमारे प्रत्याशी थे, कमलेश पासवान जी और डॉक्टर रमापति त्रिपाठी। मोदी जी प्रायः भाषण में यही बात कहते हैं और कैंडिडेट का नाम नहीं लेते। भाषण समाप्त हो गया और वो जनता का अभिवादन करके जाने लगी। मुझे लगा कि मैं बीच में था, मैं संचालन कर रहा था, मैं थोड़ा पीछे हटा और मुझे लगा कि कमलेश पासवान जी और रमापति राम जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे हटा। तो वो आगे बढ़ करके मुझे बुलाए उन्होंने और मेरी बीच उन्होंने तबतबाई पूछा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में कैसा रहेगा। मैंने कहा क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, और उन्होंने संचालन किए शाबाश। सवाल और जवाब, और इन सवालों और जवाबों के बीच आज के हमारे जो मेहमान थे धर्मेंद्र सिंह जी, इनसे बातचीत हुई और हमारा जो मकसद था, इनका सफर था, वो कैसा रहा और किस तरह से इन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया, किस तरह से अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिली थी उस जिम्मेदारी का इन्होंने निर्वहन किया। इन तमाम सवालों और जवाबों के बीच आज का यह
सो हमारा यही समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ कि लगातार हम लोग इस जगह पे नए नए मेहमानों को बुलाते रहेंगे और इस जगह का जो प्रायोजन है, जो मंतव्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा। और पत्रकार चाय वाला का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग के सामने आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।